सी छोटी सी पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री कि जो हमारा पॉइंट है ये बताता है कि जो हम एक पेड़ को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। यानी पेड़ को मारा जा सकता है। आप मानते हो पेड़ को मार सकते हैं? क्या मरता है पेड़? कौन कौन मानते हैं पेड़ नहीं मरता? सब मानते हैं पेड़ मरता है। पेड़ मरता है जब तक वो हरा भरा है, जब तक वो जिंदा है, और जब वो सूख जाता है तो ये लगा लो मर गया। अगर आप ऐसा भी नहीं मानते तो आप ये तो मानते हो कि जो पेड़ है वो सांस लेता है। साइंस में पढ़ते हो ना, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना, वो तो पेड़ सांस लेते हैं, उससे स्पष्ट होता है भाई पेड़ सांस लेते हैं। जो जीवित चीज़ है वही सांस लेती है, जो निर्जीव वो सांस नहीं लेती। तो इसका मतलब पेड़ को मारा जा सकता है। तो सबसे पहले यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, यानी आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा कि लोग पेड़ों को काटते हैं। बट कैन दे किल ए ट्री, क्या वो एक पेड़ को मार देते हैं? यानी काटना अलग है और मारना अलग है। जैसे हम पेड़ को काटते हैं और जैसे अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो जो छोटी छोटी शाखें हैं उनको सबको छांग देंगे, छांगना कहते हैं, उसको काट देंगे, लेकिन फिर उसके तो कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगी वो तो वो अलग चीज़ है और मारना अलग चीज़ है। तो वो जो पोइट है बताता है कि कुछ लोग काटते हैं तो काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो बड़ा हो जाता है और गहरा भी हो जाता है काटने के बाद। लेकिन क्या लोग जो उसको काटते हैं क्या उसको मार देते हैं? उसके बाद वो बताता है लेट्स रीड द पोएम, आओ हम कविता को पढ़ते हैं, पोएम को पढ़ते हैं, एंड फाइंड आउट, और पता लगाते हैं व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री। तो ये जो कवि है वो एक पेड़ को मारने के लिए क्या कहता है, किस तरह से मारा जा सकता है। तो सबसे पहले इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, यानी पोएट कहता है कि एक पेड़ को मारने में काफ़ी समय लगता है। इट टेक्स मच टाइम, यानी ये ज़्यादा समय लेता है, टू किल ए ट्री, एक पेड़ को मारने में, यानी एक पेड़ को मारने में काफ़ी समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, यानी नॉट ए सिंपल जैब, जैब बोलते हैं वार को, यानी एक चाकू के वार से हम एक पेड़ को नहीं ख़त्म कर सकते। यानी उसको ऐसा नहीं जैसे एक चाकू को वार किया एक आदमी ख़त्म, भाई चाकू से तो आदमी तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन पेड़ ख़त्म नहीं होगा। तो विल डू इट, और कवि पूछता है क्या ऐसा हो सकता है कि एक चाकू को हमने सिंगल वार किया और पेड़ ख़त्म हो गया? नहीं हो सकता। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, जैसे हमने उसको काट दिया वो धीरे धीरे फिर बढ़ेगा, यानी उसमें नई कोपलें निकलेंगी। तो इट हैज़ ग्रोन स्लोली, वो धीरे धीरे फिर बड़ा होगा। कंज्यूमिंग द अर्थ, यानी कंज्यूमिंग द अर्थ, कंज्यूमिंग बोलते हैं शोषण करना या किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। तो जो पेड़ है वो धरती का ही इस्तेमाल करता है, पृथ्वी में से उसके सारे गुण मिलते हैं। ऐसा तो नहीं वो पृथ्वी डोलते डोलते हो जाएगा सारा, डोलने के तो उसका कोई काम ही नहीं है। एक जगह पर रहकर उसको पानी दिया जाएगा, पानी वो अपने आप नीचे से ले लेता है, ज़मीन से उसकी जो जड़ें होती हैं, तो वो मरता नहीं है, वो धीरे धीरे उसको ख़त्म किया ऊपर से, यानी एक हिस्सा उसका ख़त्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे आप ये सोचो कि ख़त्म हो गया, लेकिन फिर उसमें कोपलें फूटती हैं, वो कोपलें बड़ी होती हैं, फिर वो और बड़ी बड़ी शाखें होकर वो पूरा बड़ा दरख्त बन जाता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, राइजिंग आउट ऑफ इट बोलते हैं जैसे पृथ्वी से बाहर निकलना, यानी जैसे हमने बिल्कुल ज़मीन के लेवल से किसी पेड़ को काट दिया और उसको हमने छोड़ दिया, भाई अब ये ख़त्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो अपने जो उसके अंदर ताकत बची है और जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जो ज़मीन से वो ले लेता है, पानी है, खनिज लवण, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उसकी, वो उनको कंज्यूम करता है, उनको सोखता है और वो धीरे धीरे ऊपर उठता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, यानी वो अपने जो नए नए कोपल के पत्ते निकलते हैं उनको फीडिंग कहते हैं, जैसे भोजन कराना या उनको ताकत देना। अपॉन इट्स क्रस्ट, यानी जब उसका तना निकलता है, यानी उसमें से जो बड़ी बड़ी शाख हो, जैसे पहले कॉपर निकली फिर वो थोड़ी सी और बड़ी हो तो वो एक तना बन जाएगा,
absorbing ईयर्स ऑफ सनलाइट। एब्सॉर्बिंग बोलते हैं हासिल करना, यानी किसी चीज़ को सोखना। ईयर्स ऑफ सनलाइट यानी सालों में वो सूरज की धूप को सोखता हुआ। एयर एंड वाटर हवा और पानी को लेता हुआ। एंड आउट ऑफ इट्स लेपोरियस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और जो बाहर निकलती हुई, जो उसकी अब तक छुपी हुई जो उसकी छोटी छोटी कोपड़ें थी, पत्तियाँ थी, वो उसमें अंदर थी और वो उसमें से धीरे धीरे निकलती हुई प्रतीत होती हैं। स्प्राउटिंग लीव्स बोलते हैं एकदम बाहर की ओर निकलती हुई पत्तियाँ। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक पेड़ है, अगर हम उसको ज़मीन के लेवल से काट दिया है तो धीरे धीरे वो ज़मीन का इस्तेमाल कर कर धूप का, हवा का और पानी का इस्तेमाल करते हुए वो छोटी छोटी कोपड़ें उसमें निकलना शुरू कर देती हैं, और वो छोटी छोटी कोपड़ें ही सालों तक धूप का सेवन करते हुए, हवा पानी का सेवन करते हुए वो बड़ी होती हैं, और वो बड़ी होकर काफ़ी मोटी शाखाएं बन जाती हैं, और शाख ही वो फिर अपना आप ही तना बन जाते हैं। और फिर जब वो तना बन जाता है तो उसमें और छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं। तो वो कहता है सो हैक एंड चॉप, यानी सो हैक यानी इसको एकदम अलग करना है, एंड चॉप यानी काटना है। यानी वो क्या कहता है कि अगर आप एक पेड़ को मारते हैं तो उसके लिए एक तरीका बताता है जो पोइट है, किस तरह से उसको हम मारना है। यानी सो हैक एंड चॉप यानी उसको काटो और एकदम अलग करो। एंड दिस अलोन वॉन्ट डू इट, और वो कहता है कि इसको एक इसी तरह से नहीं मारा जा सकता, यानी एक ऐसा ये अकेला तरीका नहीं है इसको ख़त्म करने का। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इसको ज़्यादा दर्द नहीं होता। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ब्लीडिंग, कभी पेड़ को खून आते हुए देखा है? पेड़ को खून आता है, हम उसमें जैसे कोई उसका छिलका होता है, छाल होती है, उसमें कोई जैसे पत्थर मारते हैं या जैसे कुछ धारदार औजार से लगाते हैं तो उसमें से छाल में से निकलता है एक द्रव, वो उसका खून होता है। ऐसा थोड़ी ना कि भाई उसका खून ऐसा है, आदमी का खून ऐसा है। आदमी जितने भी जीव हैं, जीवों में भी खून नहीं होता, बहुत सारों में देखा है। टिड्डी देखी, टिड्डी उसमें खून होता है? नहीं होता। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनमें खून होता ही नहीं है। चींटी देखिए, चींटी आप उसको रखकर खूब रगड़ दो लेकिन उसमें खून नहीं निकलेगा। चींटा होता है बड़ा वाला, उसमें भी नहीं होता। ये नॉन ब्लडेड इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ में होता है लेकिन वो भी चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन उनमें खून ही नहीं है। तो ये कहता है कि उसके बाद उसका जो खून है उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू होती है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जब उसको हम जैसे काटते हैं बिल्कुल ग्राउंड यानी ज़मीन के पास से जो वो खून होता है वो ज़मीन में मिलता है, उसमें से कुछ यानी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है लेने के लिए वो उसमें से सोखता है, ज़मीन में जो पोषक तत्व होते हैं उनको। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन लीव ट्विग्स, और जब वो खून या फिर जैसे वो ज़मीन में मिल जाता है वो, तो उसमें से कर्ल्ड बोलते हैं यानी मुरझाई हुई को मतलब यानी जैसे सिलवटें पड़ते हैं, नए नए जो पत्ता निकलता है एकदम मुड़ा हुआ निकलता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है एकदम सूधा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कर्ल्ड। यानी वो जो झुर्रीदार जो पत्ता उसमें से निकलता है, उसकी जो छोटी टहनी निकलती है वो, और ये मिनिएचर बॉज यानी वो धीरे धीरे बड़ा होता है। विच इज अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और धीरे धीरे हम उसकी तरफ जैसे ध्यान नहीं देते। हमने सोचा कि काट दिया, लेकिन जब वो धीरे धीरे काफ़ी दिनों के बाद हम वहाँ जाते हैं दोबारा देखने के लिए कि हमने पेड़ को तो काट दिया, वहाँ कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन वहाँ जब जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा पेड़ मिलता है। बड़ा पेड़ भी नहीं मिलता तो वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी शाखाएँ हो जाती है उसमें से निकल कर, और ये सोचते हैं यार ये पेड़ तो दोबारा हो गया, हमने तो इसको काट दिया था। टू फॉर्मर साइज बोलते हैं, जैसे वो पहला था उसी साइज में यानी उसी शेप में वो आ जाता है, बड़ा बन जाता है। तो कहता है उसके बाद नो, यानी वो कहता है कि इस तरह से नहीं मरता है जो पेड़ है, आप उसको काट दो वो फिर बड़ा हो जाएगा, फिर काट दो तो फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब वो पेड़ को मारने का जो सही तरीका है वो बताता है। द रूट बोलते हैं जड़ को, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। पुल्ड आउट कहते हैं बाहर को निकालना, यानी जब आप पेड़ को काटते हैं उसका जो शाखों में तना है वो एक तरफ कर दिया और उसको खोद कर उसकी जो जड़ें हैं उसको खींच कर बाहर निकालो। आउट ऑफ द एंकोरिंग अर्थ, यानी पृथ्वी के ऊपर उसको पटक दिया जाए, यानी उसको बिल्कुल बाहर निकाल कर छोड़ दिया जाए। इट इज़ टू बी रॉब्ड टाइड,
और उसको यानी ऐसा लगाओ जैसे मानो इसको रस्सी की तरह उसको बांध के उसको पटक दिया उस ज़मीन पर, या फिर उसको बांध दो कि वो अंदर ना जा पाए। एंड पुल्ड आउट, और खींच दो, और स्नैप्ड आउट, और उसको बाहर निकाल दो एकदम। और कहता है वो और पुल्ड आउट एंटायरली, एंटायरली बोलते हैं होल, यानी पूरा संपूर्ण तरीके से उसको बाहर निकाल दो एकदम। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यानी जो जमीन जिसमें वो है वो उसको गुफा बोला है इन्होंने, केव बोलते हैं गुफा को, यानी जो जमीन की जो जड़ थी उसकी जैसे जगह उसको हम खींचेंगे तो वो खाली रह जाएगी, तो बोलते हैं उस गुफा से उसको पूरा पूरा खींच दो बाहर को। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, यानी ये जो है जड़, ये पेड़ की जान है, अगर आप इसी को निकाल दोगे तो उसके बाद वो जान दोबारा से कोशिश नहीं करेगी बढ़ने की। द सोर्स, यानी वो स्रोत, वाइट एंड वेट, यानी वो बिल्कुल जो जड़ है वो एकदम गीली है और सफ़ेद है और भीगी हुई है, यानी ऐसे बोलते जैसे एकदम पानी में से निकाली हो, कई बार तो ऐसा लगता है जो जड़ निकलती है। द मोस्ट सेंसिटिव, यानी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव यानी भावुक होती है, हिडन छुपी हुई होती है ज़मीन के अंदर, फॉर ईयर्स यानी बहुत सालों से, इनसाइड द अर्थ, ज़मीन के अंदर की ओर। ऐसा तो है नहीं कि कोई पेड़ ऐसा हो कि उसकी जड़ ऊपर को निकलती है कोई ऐसा पेड़ जिस पेड़ में जड़ हैं वो जड़ ज़मीन के अंदर ना जाते हुए ज़मीन को ऊपर की ओर चलती हो। अगर बड़ के पेड़ में जो जड़ होती हैं वो भी ऊपर की ओर नहीं जाती, वो भी ऊपर से नीचे की ओर ही आती हैं। ठीक है, वो ऐसा हो सकता है कि जब तक वो ज़मीन को टच ना हो जब तक वो अधर ही रहती हैं, लेकिन उनका जो पोषण है वो ही जड़ करती है जो उसकी मेन जड़ है। लेकिन जब वो जड़ ज़मीन में टिक जाती है तो धीरे धीरे वो अपने आप को उसी में गाड़ देती है, फिर वहाँ से वो पोषण लेना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, यानी वो छुपी हुई चीज़ जो सबसे ज़्यादा भावुक होती है, जो बहुत सालों से ज़मीन के अंदर की ओर थी। देन द मैटर, यानी अब वो क्या कहता है कि यही है एक मेन मुद्दा, यही बात है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ। और कहता है ऑफ स्क्रॉचिंग एंड द चॉकिंग, यानी स्क्रॉचिंग बोलते हैं जैसे उसको छीलना या उसको बाहर खरोंच कर निकालना, एंड चॉकिंग बोलते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, यानी उसको काट दो। इन द सन एंड एयर, यानी सूखी हुई यानी उसको खिली हुई धूप में, यानी बाहर ज़मीन के एटमॉस्फेयर में डाल दो और हवा में डाल दो। ब्राउनिंग हार्डनिंग, यानी उसको एकदम जब तक वो भूरी भूरी ना हो जाए, पहले वो सफ़ेद थी और जब उसके सूरज की धूप में के संपर्क में आने से वो एकदम भूरी भूरी हो जाती है। और हार्डनिंग बोलते हैं कठोर हो जाना, हार्डनिंग यानी सूख जाती है वो। और ट्विस्टिंग, यानी एक जैसे कोई चीज़ पहले मोटी थी अब हम उसको सुखाएंगे तो वो थोड़ी पतली हो जाएगी और मुड़ जाएगी, यानी वो ट्विस्ट कहते हैं मुड़ जाने को। एंड विदरिंग, विदरिंग बोलते हैं मुरझाना, यानी वो बिल्कुल उसका जो पहले उस पर रौनक थी, यानी वो जिंदा थी तो उस पर रौनक थी, यानी वो मोटी थी और सफ़ेद थी, और अब वो जब वो सूख जाती है धूप में तो एकदम वो मुरझा जाती है उसके ऊपर, यानी कुछ अच्छी नहीं लगती जैसे पहले लगती थी। एंड देन इट इज़ डन, और उसके बाद ये पता चलेगा कि ये मर चुकी है, यानी जो जड़ है मर जाती है, यानी जड़ जब जड़ ख़त्म हो गई तो ऊपर का जो तना है वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे अपने फसल की जैसे स्प्रे करते हैं, अगर उस पेड़ में उस खेत में कोई पेड़ होता है, जैसे बची हुई दवाई होती है हम उसके पेड़ के जड़ों में डाल देते हैं कई बार, तो वो उसकी जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है कई बार, तो जो वो अंदर जाती है तो वो जड़ जो है वो इतनी सेंसिटिव होती है, वो उस जहर को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जड़ ख़त्म हो जाती है। जब जड़ ख़त्म हो गई तो ऊपर का पेड़ सारा जल जाता है। ठीक है, तो ये है कि एक पेड़ को कैसे मारा जा सकता है। तो पेड़ को मारने के लिए उसकी जड़ को ख़त्म करना ज़रूरी है, अन्यथा अगर जैसे कोई पेड़ हमने काट दिया उसकी जड़ें छोड़ दी तो कुछ दिनों के बाद उस जड़ों में से और नए नए पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे और फिर वो एक पूरा बड़ा पेड़ बन जाएगा। ये एक कविता है छोटी सी, पेड़ को कैसे मारा जाए। और आप ये कहते हो कि पेड़ को दर्द नहीं, तो पेड़ को दर्द होता है, लेकिन ये कि उसकी आवाज़ हम सुन नहीं सकते।